Hello friends, welcome to Manu Law Classes. Today in this video we are going to discuss the most important news from 6 September 2022. आज के न्यूज़पेपर में हमारे काम की न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है. We are going to discuss the political crisis in Jharkhand. We are also going to discuss about the no confidence motion. वो कौन सा आर्टिकल होता है. Okay, we are going to discuss a very important case also which is related with this floor test जो अभी झारखंड में हुआ है कि दैट यहाँ पे देखिए आप पढ़ सकते हैं हेमंत सोरेन विंस ट्रस्ट वोट बीजेपी एमएलएज वॉक आउट ऑफ द हाउस. So what is this trust vote? Which Supreme Court judgment made it mandatory that if you want to decide that that any party to remain in power, so they have to go through the trust vote. So we are going to see that. After that, we are going to see about the United Kingdom's next PM trust. What are her challenges? And then we will be also seeing a very important topic today which we did yesterday also about India Bangladesh relation. हमारे पास एक एडिटोरियल था कल के लिए एनालाइज करने के लिए, तो वो एडिटोरियल भी इम्पोर्टेंट है एंड दिस न्यूज़ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट स्पेशली फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दी बांग्लादेश. सो मूविंग नेक्स्ट इकोनॉमी में आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एक टर्म आया है उसको मैं डिस्कस करूँगा and we are going to see that how it impacts Indian economy. Okay, that meeting is called as Jackson Hole meeting. Okay, या Jackson Hole synopsis या conference. So वो एक कॉन्फ्रेंस है, वो यूएस में होता तो यूएस में, बट उसका इम्पैक्ट जो वहाँ पे हुआ उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ने वाला है. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट how is going to impact India also. So let's start with the news. The first news is that Hemant Soren wins trust vote, BJP MLAs walk out of the house. So let's get to the basic of झारखंड पॉलिटिकल क्राइसिस. तो झारखंड पॉलिटिकल क्राइसिस समझने के लिए ये है कि वहाँ पे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा विच इज़ द पार्टी विच हुज लीडर इज हेमंत सोरेन. सो ही लीड्स दैट पार्टी आफ्टर शिबू सोरेन. सो ही इज़ अ सन ऑफ शिबू सोरेन ऑल्सो. Okay, so he is the leader of the Jharkhand Mukti Morcha and is the part of United Progressive Alliance, which is a coalition government working in Jharkhand. Now यहाँ पे होता ये है कि हेमंत सोरेन जिनके पास माइंस पोर्टफोलियो भी है वो एक लाइसेंस जो है वो अपने आप को दे देते हैं, एक माइंस का लाइसेंस वो अपने आप को देते हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट इट वायलेट्स सेक्शन 9A. So it violates section 9A of Representation of People's Act 1951. Okay, Representation of People's Act 1951. हमारे पास Representation of People Acts दो है, एक 1950 और एक 1951. So यहाँ पे we are talking about Representation of People's Act 1951. Recently when we are doing about freebies, तो हमने वहाँ पे section 123 of Representation of People's Act 1951 किया था. Okay, so here सेक्शन 9A ये कहता है कि अगर कोई पर्सन ओके वो उसका अगर गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ओके, इफ दैट पर्सन इज सब्सिस्टिंग इन एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट देन दैट पर्सन इज डिसक्वालिफाइड टू बिकम एमएलए और एमपी. ओके, दैट इज सेक्शन 9A. फिर प्रोसीजर क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन से गवर्नर पूछते हैं कि दैट इट कम्स under section 9A if that person can be disqualified under section 9A, and if the election commission says yes, then the governor takes decision and disqualify that MLA from the house under section 9A of Representation of People's Act 1951. Okay, so this was the crisis going on. Then what happened? So over here what happens is that now under section 9A तो इलेक्शन कमिश्नर ने गवर्नर को अपना रिपोर्ट दे दिया है, ठीक है. अब यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ऑपोजिशन पार्टी है नॉर्मली वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के खिलाफ, बट यहाँ पे इस रूलिंग पार्टी ने अपने अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाया एंड देन दे वन द ट्रस्ट वोट. तो यहाँ पे देखिए लिखा है दैट इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द रूलिंग कोalition गवर्नमेंट इन झारखंड हैड मूव्ड अ कॉन्फिडेंस मोशन टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी इन द हाउस. नॉर्मली नो कॉन्फिडेंस मोशन ये ऑपोजिशन पार्टी लाती है. नाउ नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो है अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच तो कहीं पे ये मेंशन नहीं है ये टर्म नो कॉन्फिडेंस मोशन, बट देयर इज टू आर्टिकल, वन रिलेटेड टू लोकसभा एंड वन रिलेटेड टू स्टेट. आर्टिकल 75(3) एंड आर्टिकल 164(2). ओके, आर्टिकल
75(3) एंड आर्टिकल 164(2). तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, आर्टिकल 75(3) में क्या है, दैट द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीन्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द एट द सेंट्रल लेवल, दे आर रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ठीक है ना, वहाँ पे पार्लियामेंट नहीं लिखा है, दे आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, दैट इज लोकसभा. Similarly, in Article 164(2) it is written that the Council of Ministers at the state level, they are collectively responsible to the Legislative Assembly. तो इससे हमें क्या समझ में आता है, हमको इससे ये समझ में आता है कि it is the Lok Sabha or the State Legislative Assembly which has the power to pass the no confidence motion against the existing government, not Rajya Sabha, not legislative councils in the state. That is important. तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो सिर्फ लोअर हाउस में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, क्योंकि उसी के पास एक पावर है कि किसी भी मिनिस्ट्री को निकालना बाय पासिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन. इफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन गेट्स पास्ड देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे हैव टू रिजाइन. बट यहाँ पे क्या हुआ है, दैट इज दे हैव वन द ट्रस्ट वोट. नाउ देयर इज वन केस विच इज कॉल्ड एज SR बोम्मई केस 1994. SR बोम्मई केस 1994. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ले डाउन किया है कि कभी भी कोई पार्टी रूल करेगी कि नहीं करेगी, ये कहाँ पे डिसाइड किया जाएगा, या ये डिसाइड किया जाएगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस. सो दिस जजमेंट लेज दैट सुप्रीमेसी ऑफ फ्लोर टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग द सपोर्ट इंजॉयड बाय द पार्टी विच इज इन पावर. गॉट इट. ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए कि गवर्नर ने डिसीजन लिया टू सस्पेंड एनी गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ लैकिंग द मेजॉरिटी, क्योंकि गवर्नर को ऐसा लगता है कि उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, उस पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है. नहीं, फर्स्ट द गवर्नमेंट इन पावर शुड गेट द चांस टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी, एंड इफ दे डू नॉट विन द ट्रस्ट वोट देन गवर्नर कैन डिसमिस द गवर्नमेंट, बट इफ दे विन द ट्रस्ट वोट देन दे विल रिमेन. दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ SR बोम्मई केस 1994. The next is the Liz Truss wins conservative race to become UK's 56th Prime Minister. So Miss Truss, who was earlier the Foreign Secretary, so she has become the 56th Prime Minister, and now she is the third woman to hold the position of the Prime Ministership. Okay, so that there was contest going on between Rishi Sunak and Liz Truss. So now finally Liz Truss has become the 56th Prime Minister, the next Prime Minister after Boris Johnson. और जो मिस ट्रस हैं, शी हैज़ वन अ वोट शेयर ऑफ 57%, ओके, एंड ऋषि सुनाक 42%. नाउ यहाँ पे इनका जो ये होने वाला है ओथ सेरेमनी जो होने वाला है, फाइन. सो शी इज़ गोइंग टू ट्रैवल एट बैलमोरल कैसल इन स्कॉटलैंड. So she is not going to visit Buckingham Palace. She is going to visit Balmoral Castle, Scotland, where she will be invited by Queen Elizabeth II to form a new government. So this is happening for the first time that Queen, she is outside of London, and now the next Prime Minister, that is Liz Truss, she will be going to Balmoral Castle, Scotland. Okay, and there she has been invited by Queen Elizabeth II to form the new government. तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है. इंडिया और यूके को अगर हम कंपेयर करेंगे, सो दे बोथ हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, दे बोथ हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यूएस में इट इज़ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. बट थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क है. इंडिया का जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड पर्सन होता है, दैट इज़ आवर प्रेसिडेंट. फाइन, दैट्स वाई इंडिया इज कॉल्ड एज रिपब्लिक, दैट द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड. बट अगर आप यूके को देखोगे, so the head of state is not elected. Okay, so and it is always a king or a queen. That's why it is known as monarchy. It is known as monarchy. Now what challenge she is going to face after becoming the prime minister? So अगर आप देखेंगे कि जो इन्फ्लेशन है यूके में वो करीब 10-11% है, जो 40 साल में सबसे ज़्यादा है. पहला तो वो चल रहा है. दैन नेशनल हेल्थ सर्विस को ठीक करना है, उसके बाद एनर्जी क्राइसिस को भी सॉल्व करना है. सो दिस आर द चैलेंजेस टू बी फेस्ड बाय द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके. नाउ द नेक्स्ट इज इंडिया बांग्लादेश रिलेशन. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम. सो इंडिया बांग्लादेश के बारे में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो सबसे ज़्यादा
बांग्लादेश के साथ ही है. इट इज मोर देन 4000 किलोमीटर. ओके, इट्स नॉट चाइना, इट्स नॉट पाकिस्तान. सो इंडिया शेयर्स इट्स लार्जेस्ट फिजिकल बाउंड्री with Bangladesh. Okay, so if we will just say that India and Bangladesh, they are going to sign 7 agreements, and that this will be related with various areas such as water sharing, connectivity, defense and trade. So Bangladesh की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, so she is currently visiting India. यहाँ पे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ द इंडियन हाई कमिश्नर टू ढाका? सो विक्रम दोराई स्वामी. Okay, so he is the Indian High Commissioner to Dhaka. See, here we are not using the term ambassador. Why? Because ambassador, जब भी हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज की बात करते हैं तो the top diplomatic person in the commonwealth nations, they are called as high commissioners. They are not called as ambassador. So you will have Indian High Commissioner to Dhaka, Indian High Commissioner to Colombo or Sri Lanka, Indian High Commissioner to Pakistan, Indian High Commissioner to United Kingdom or Great Britain, like that. But then you will have ambassador to China, ambassador to Russia, ambassador to USA, like that. Fine. Now see over here, the main point which they are going to discuss is river water agreement and Rohingya refugees. Fine. So if you will just see some of the facts which are very important. अभी recently joint river commission हुआ था दिल्ली में August 25. फाइन. वहाँ पे कुशरिया रिवर है असम में, उससे रिलेटेड उस रिवर एग्रीमेंट के ड्राफ्ट्स को फाइनलाइज किया गया है. फाइन. सो हियर दे आर गोइंग टू सी एक्सपांडिंग कोऑपरेशन सच एज रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन इन द क्रॉस बॉर्डर रिवर्स. अब उसके बाद जो एक चीज़ जो है जो बहुत ही स्टिकी है बिटवीन बोथ द कंट्रीज, दैट इज तीस्ता रिवर डील विच इज पेंडिंग सिंस 2011 फ्रॉम द अपोजिशन ऑफ ड्यू टू अपोजिशन फ्रॉम बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल. Okay, now let's see who is the High Commissioner of Bangladesh in India. So he is Mohammad Imran. So he is telling us that Bangladesh is now considered as one of the fastest growing economies in the world. The proportion of our population living below the poverty line has fallen from 31% to 20.5%. The next thing which is going to be discussed is Chittagong Hill Tracts. So the Chittagong Hill Tracts जो है वो बांग्लादेश में जो है it should be declared as a region of peace. Okay, that has been called by Chakma community organization. So they are calling that जो चित्तागंग हिल्स है, okay, उसको जोन ऑफ पीस कर दो. ठीक. चित्तागंग हिल अकॉर्ड हुआ था December 2, 1997 में, और उसका जो की प्रोविजंस था, इट वाज लाइक हैंडिंग ओवर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड सुपरविजन ऑफ 3 हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ऑफ बंदरबान, रगराची एंड रंगामाटी टू CST रीजनल काउंसिल. The second was withdrawal of Bangladesh army camps established within the Chittagong Hill Tracts. So this important recommendation remains unimplemented since last 25 years. Okay, now the next is Truss wins conservative race to be UK's next prime minister. ये मैं थोड़ा सा न्यूज़ कंटिन्यू करूँगा कि इंडिया और यूके के बारे में. देखिए, इंडिया और यूके का जो बायलैटरल ट्रेड है वो कितना है? $29.6 बिलियन. ठीक है ना. अगर पाउंड के हिसाब से देखेंगे तो इट इज़ 25.7 बिलियन. And they are currently negotiating a free trade agreement under the 2020 UK India roadmap. तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसका गोल है कि 2030 तक इंडिया और यूके के ट्रेड को डबल कर दिया जाए. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज टू एलिवेट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूके टू द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल. कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल. ओके. द थर्ड इज कि यूके ने इंडो पैसिफिक टिल्ट अपना पॉलिसी जो है वो अनाउंस किया था इन मार्च 2021. Okay, fine. So that are the growing convergence between UK and India. उसके बाद recently India has overtaken UK to become 5th largest economy in the world. The next is National Crime Records Bureau का डेटा है that preventive detentions rose in 2021. So over here if you will just see that जो preventive detentions होता है, okay, it saw a rise by over 23.7% compared with year before. उसके बाद उसमें से जो 1.1 lakh people हैं, they are being placed under preventive detention, okay, according to NCRB. Okay. अब यहाँ पे है कि
नॉर्मली जो मैक्सिमम जो डिटेनीज हैं वो कौन से एक्ट के अंदर प्रिवेंटिव डिटेन किए गए हैं, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और जो कुछ एक्ट्स हैं रिलेटेड टू प्रिवेंशन डिटेंशन, दीज आर गुंडा एक्ट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक in narcotic drugs and psychotropic substance act 1981, okay, and other detention acts such as Maharashtra control of organized crime act etc. उसके बाद देखिए सेक्शन 141 है 151 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, विच सेज दैट पुलिस आर एम्पावर्ड टू मेक प्रिवेंटिव अरेस्ट इफ दे बिलीव दे मस्ट डू सो टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये जो डिटेंशन है नॉर्मली ये 24 आवर्स तक रहती है, तब तक डिटेनी को मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना जरूरी है। उसके बाद उसको डिटेन तभी किया जाता है जब मैजिस्ट्रेट अप्रूव करे, बट देयर आर सर्टेन लॉज वेयर डिटेंशन कैन बी हेल्ड बियॉन्ड 24 आवर्स ऑल्सो। द नेक्स्ट इज वन लाइनर राजपथ टू बी रिनेम्ड कर्तव्य पथ। तो राजपथ जो है उसका अब नाम चेंज करके क्या हो जाएगा, कर्तव्य पथ। और उसके बाद जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है, जो हमारा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ये सब है, इट विल बी इनॉग्रेटेड ऑन September 8th। द नेक्स्ट इज यस्टरडे वी वर डूइंग अबाउट चिली, दैट चिली में प्लेबिसाइट चल रहा था, फिर प्लेबिसाइट में टू अडॉप्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, बट ओवर ईयर द रिजल्ट्स आर आउट। Now 62% of the Chileans, they do not want to change the constitution which was adopted during Augusto Pinochet dictatorship, ठीक, and 38% voted for changing the constitution। तो वहाँ पे जो उनके जो प्रेसिडेंट है बोरिक, गैब्रिएल बोरिक, so he has now vowed to continue working for political reforms in the country। Now if you will just see what was the important feature of this new constitution, so it was the first, the proposed constitution, it aimed to build a more welfare based society, boost indigenous rights and legalize abortion, ठीक है ना। तो चिली में 2019 में प्राइस राइज को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। इट वाज लेड बाय स्टूडेंट एंड सून दिस प्रोटेस्ट इट बिकेम क्वाइट वाइडर एंड इट स्टार्टेड airing discontent related to neoliberal economic system and growing inequality in the region। उसके बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में है टू बूस्ट इंडिजीनियस राइट्स, तो अगर यहाँ पे अगर हम जो अपोजिशंस है, द पीपल हु हैव अपोज्ड चेंज टू कॉन्स्टिट्यूशन, उनका मेन प्रॉब्लम यही है, दैट इज गिविंग प्रोमिनेंस टू कंट्रीज इंडिजीनियस पीपल, जिनका जो दे कंस्टिट्यूट 13% ऑफ द 19 मिलियन पॉपुलेशन। फाइन, देन द नेक्स्ट टॉपिक वॉज जेंडर पैरिटी। सो इन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन देयर वॉज प्रपोजल टू एनश्राइन reproductive rights and protect the environment as well as natural resources such as water, which many experts views that जो mining companies हैं चिली में they exploit the water। The next is कि जो new constitution है it was going to replace senate को replace करना था किससे, chamber of regions से, and it also required women to hold at least half of the positions in public institutions। So these were some of the highlights of the Chilean a new constitution which could not be passed। The next is Kenya Supreme Court upholds Ruto's presidential win। तो केन्या में कुछ दिन पहले presidential election हुआ था, तो वहाँ पे विलियम रूतो की विक्ट्री हुई थी अगस्त 9 को, ठीक है। एंड now what happened that his win it was challenged by Raila Odinga, fine, who said that there was fraud in election etc. But the Kenya Supreme Court they have upheld the election of William Ruto as the president of Kenya। The next is banks healthy enough to brave foreign headwinds। तो यहाँ पे RBI के जो गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, नाउ ही इज मेकिंग अ स्टेटमेंट कि जो इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है वो काफ़ी हेल्दी है टू विथस्टैंड एनी नेगेटिव स्पिल ओवर्स फ्रॉम एक्सटर्नल हेडविंड्स। लाइक ही इज सेइंग दैट कि अगर US फेडरल रिजर्व अगर कल को जाके अपना बेंचमार्क रेट बढ़ाता है, ठीक है ना, विच लीड्स टू instability in Indian market, because whenever the US Federal Reserve, when they increase their interest rate, so what happens that the foreign institutional investors, FIIs, or foreign portfolio investors, they start moving their money out from India and investing in USA। तो उससे क्या होता है कि इंडियन रूपी डेप्रिशिएट करने लगता है। फाइन, तो यहाँ पे एक स्पीच हुआ था, इट इज कॉल्ड एज जैक्सन होल स्पीच। तो ये जो जैक्सन होल स्पीच है, यहाँ पे US फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं, ठीक है,
उन्होंने यहाँ पे स्पीच दिया है और उन्होंने कहा है कि यूएस इज़ गोइंग टू कंटिन्यू इज इंटरेस्ट रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन यूएसए में भी जो इन्फ्लेशन है वो ऑल टाइम हाई चल रहा है, ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दैट कि जो रूपी का बिकॉज ऑफ आउटफ्लो ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रूपी का डेप्रिसिएशन होना स्टार्ट हो जाता है, ओके। बट स्टिल सी आवर गवर्नर ही हैज सेड that RBI has taken enough measures, okay, such as maintaining very high forex reserve। तो ये अभी हमारा forex reserve का रेंज देखो कितना है, $561 billion, okay, and then keeping the banking system healthy enough to withstand the external headwinds, okay। तो अब हम आज बात करते हैं कि जैक्सन होल कॉन्फ्रेंस ये है क्या। तो जैक्सन होल कॉन्फ्रेंस जो है इट वॉज स्टार्टेड बाई पॉल वॉलकर, ओके, इट वॉज स्टार्टेड बाई पॉल वॉलकर। पॉल वॉलकर कौन थे, वो 1982 में यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन थे, ओके। सो जैक्सन होल कॉन्फ्रेंस, तो ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 1982 में। हर साल ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, तो ये ऑर्गेनाइज होता है एक जगह जिसका नाम है व्योमिंग इन कांसास सिटी, KANSAS, कांसास सिटी इन USA, ओके। किसने इसको स्टार्ट किया था, तो इट वॉज स्टार्टेड बाय पॉल वॉलकर, इट वॉज स्टार्टेड बाय पॉल वॉलकर। वो उस वक्त के यूएस के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन थे। अभी कौन है यूएस फेडरल रिजर्व का चेयरमैन, सो द फेडरल रिजर्व चेयरमैन इज जेरोम पॉवेल, ठीक। नाउ व्हाट इज दिस जैक्सन होल, okay, so it is a meeting which is hosted by US Federal Reserve and it hosts economists, bankers, etc. okay, तो यहाँ पे जो जेरोम पॉवेल है जो US Federal Reserve के चेयरमैन है, इनका स्पीच जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा बिकॉज ही outlined the trajectory of US Federal Reserve policy in the future which is going to impact developing countries like India also। तो उसके रिस्पॉन्स में हमारे जो RBI के गवर्नर हैं वो भी एक मीटिंग अटेंड कर रहे थे। वो मीटिंग था फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। वहाँ पर उन्होंने कहा था कि इंडिया इज़ वेल प्रिपेयर्ड टू ब्रेव एनी फॉरेन हेडविंड्स एंड इट्स नेगेटिव स्पिल ओवर, ओके। नाउ लेट्स कम टू सेरेना विलियम, ठीक है। सो नाउ शी हैज़ प्लेड हर लास्ट मैच, टेनिस मैच, ओके, इन द US Open। नाउ she has retired, fine। so she has played for 27 years। अभी तक का मैन वुमेन मिला के सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम सेरेना विलियम्स के पास ही है। कितना है, 23 टाइम, शी इज़ 23 टाइम ग्रैंड स्लैम विनर। मेल में सबसे ज़्यादा राफेल नडाल के पास है, दैट इज़ 22, ओके। एंड देन शी हैज सरपास्ड स्टेफी ग्राफ हु हैड 22 ग्रैंड स्लैम and she has become the first woman player with the highest number of singles Grand Slam titles in the Open era। Then she was dominant especially in Australian Open, Wimbledon and US Open। These are all Grand Slams। 4 Grand Slams होते हैं, Australian Open, Wimbledon, US Open and French Open। And she is also the only woman player to win Grand Slams after the age of 34 in the Open era। So this information is quite important, okay। So please make a note of it। So friends, that's all for today। We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis। Till then, have a nice time, take care, thank you।